नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक हमारी पृथ्वी, जिसमें अध्याय 1 सौरमंडल। इस अध्याय को एक ही वीडियो में हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम आचार्य जी की वाणी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और साथ ही अपने जीवन में भी उतारना है। तो शुरू करते हैं। कोई किसी से ना डरता ना दबता, बस अपने स्वार्थ से दबे हुए हैं। स्वार्थ छोड़ दो, किसी के दबाए नहीं दबोगे। ठीक है। कोई भी किसी से ना डरता है ना दबता है, सब बस अपने स्वार्थ से दबे दबे हुए हैं कि अगर उससे ये आना काना हो गया तो उससे ये स्वार्थ का पूर्ति नहीं होगा, वो ये हमें साथ नहीं देगा, वो साथ नहीं देगा। तो ये सब स्वार्थ को त्याग दो। ठीक ना। सब स्वार्थ को छोड़ दो, तुम किसी से डरोगे नहीं, दबोगे नहीं। ठीक ना। तो शुरू करते हैं हम पाठ को। अध्याय 1 सौरमंडल। रात्रि में आकाश कैसा दिखता है देख सकते हैं आप चित्र में, है ना। सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है। बिखेरना मतलब फैलाना। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी कठिन शब्द हैं सबका सरल शब्द लिख दिया है मैंने। ठीक है। जितना भी बिखेरता है, फैलाता है। परंतु सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त मतलब सूरज डूबने के बाद संपूर्ण मतलब पूरा आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है कि नहीं। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। प्रतीत मतलब दिखना। मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ठीक है, अलग होती है। इन चमकती वस्तुओं के साथ प्रतिदिन मतलब रोजाना चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। ठीक ना। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। पूर्ण चंद्र को मतलब पूरा चंद्र, पूरा गोल सा चंद्रमा महीने में एक बार ही देखा जा सकता है। यह पूरा चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिनों के पश्चात, 15 दिनों के बाद इसी परिस्थिति में, परिस्थिति मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के आसपास की स्थिति या हालत जो उस व्यक्ति या वस्तु को प्रभावित करती है, उसे क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति मतलब क्या? वो जो व्यक्ति या वस्तु था उसके आसपास की स्थिति प्रभावित हो जाना। ठीक ना। अब पढ़ते हैं फिर से। 15 दिनों के पश्चात बाद इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि, रात्रि मतलब रात, नई चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूर्णिमा क्या होता है और अमावस्या क्या होता है। ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। जानने योग्य बातें। जियोग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। विवरण मतलब पृथ्वी के बारे में। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। और कुछ हम लोग देख लेते हैं। जियोलॉजी को क्या कह सकते हैं? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन। और आईडी जियोआइड का मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के जैसा। ठीक ना। अब अमावस्या की रात
में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। अवलोकन मतलब जान सकते हैं हम लोग, पहचान सकते हैं। अमावस्या है वो कैसे जान सकते हैं? जब क्या आसमान साफ हो। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक बहुत तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या क्या? सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः, ये सारे खगोलीय पिंड क्या क्या हैं? तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ग्रह क्या होता है, जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है। और क्षुद्र ग्रह क्या होता है? यह भी सूर्य के चारों ओर घूमता है। यह मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार यह ग्रह का ही एक छोटा सा भाग है जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर अलग हो गए हुए होते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक, अब फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे उत्सर्जित करते हैं, मतलब निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा का खुद का क्या होता है? ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। साथ ही साथ ये गर्म भी होते हैं। ठीक ना, ये किससे बने होते हैं? गैस से बने होते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त मतलब सूरज डूबने के बाद रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो अनगिनत तारे हमें रात के समय दिखते हैं सूर्य डूबने के बाद, वो क्या हैं? वो तारे सूर्य के समान ही हैं, सूर्य के जैसा ही हैं। लेकिन ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटा दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, और सूरज हमारा पृथ्वी के नज़दीक है, इसी कारण से उसका ऊष्मा और प्रकाश को हम लोग महसूस कर पाते हैं। ठीक, अब आइए कुछ प्रयोग करते हैं। इस कार्य के लिए हमें एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई की आवश्यकता होगी। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है? कागज के माध्यम से टॉर्च के ऊपरी भाग में जो कांच होता है, कांच को कागज से सटा कर रखें। ठीक है, टॉर्च के कांच की गोलाई में एक वृत्त खींचकर उनमें सुई से छोटे छोटे छिद्र कीजिए। ठीक, छिद्र कर दीजिए। कागज की छिद्रित वृत्तीय, अब छिद्र मतलब छेद करना है, छिद्रित वृत्तीय, वृत्त मतलब गोल गोल आकार। ठीक ना, वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखिए तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दीजिए ताकि टॉर्च की स्विच कागज से बाहर रहे। ठीक है, दूसरी सभी बत्तियों को बुझाकर अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूर पर खड़े हो जाएं। ठीक है ना, अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालिए। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे। जैसे ही आप टॉर्च को दीवार पर जो सफ़ेद साफ सुथरा दीवार जो है उस पर आप जैसे ही टॉर्च की स्विच को ऑन करेंगे, आप क्या करेंगे? छोटी छोटी अनेक बिंदु नज़र आपको आएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। कैसा नज़र आएगा? जैसा रात में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दीजिए, मतलब समझिए कि अब सूरज उग गया। ठीक है, प्रकाश के
सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे, मतलब अदृश्य मतलब दिखना बंद हो जाएंगे। तो ऐसा ही तो होता है, जैसे कि हम लोग का तारों का जो प्रकाश जो आता है बहुत दूर से, वो भी एक क्या है, तारा के जैसा ही हमारा सूर्य है। अब सूर्य नज़दीक है, अब सूर्य का प्रकाश नज़दीक होने के कारण ज़्यादा होता है, तो जैसे ही जो तारों का प्रकाश होता है वो अदृश्य हो जाता है कि नहीं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दीजिए, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे, दिखने नहीं लगेंगे। इसकी तुलना में उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय मतलब सूरज उगने के बाद अदृश्य हो जाते हैं, नहीं दिखने लगते हैं। समझ में आया कि वो तारे तो रहते हैं, मत सोचिए कि सुबह में वो तारे गायब हो गए हैं, वो तारे अभी भी हैं, वो उनकी प्रकाश अभी भी आ रही है, लेकिन सूर्य की जो प्रकाश है उससे वो छिप गई है। समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती है। वो हाँ, आगे वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफी छोटा दिखता है ना, दिखता है ना। रात्रि के समय आसमान में तारों के द्वारा विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, देखो क्या बोल रहे हैं, विविध मतलब अलग अलग तरह के, आकृतियां मतलब आकार दिखाई पड़ती हैं। तारों का अलग अलग आकार दिखाई पड़ता है आसमान में रात्रि में, है कि नहीं। और ये ही क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तऋषि हैं, ठीक है। सप्तऋषि, सप्त मतलब सात होता है, ऋषि मतलब संत, ठीक है। यह 7 तारों का समूह है। ये क्या है, 7 तारों का एक ग्रुप है, समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेयर या बिग बियर का भाग है। अब हम लोग समझते हैं कि जो नक्षत्र मंडल है ये किसका भाग है, उर्सा मेयर और बिग बियर का भाग है। तो उर्सा मेयर और बिग बियर क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। सबसे नीचे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में एक प्रमुख तारामंडल है। उत्तरी गोलार्ध में एक क्या है, प्रमुख तारामंडल है, उसी का भाग होता है क्या, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में एक प्रमुख तारामंडल है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण, दिशा का पता लगाने के लिए तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में तो हमारे पास कंपास नहीं होता था जिससे हम लोग डायरेक्शन, दिशा को नाप सकते हैं कि किधर पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो क्या करते थे हम लोग, तारों की मदद से। हाँ, लेकिन ये रात में ही केवल संभव हो पाता था। तो क्या करते हैं हम लोग, तारों की मदद से करते थे दिशा का निर्धारण, ठीक है ना। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारा की स्थिति कहाँ पर है उसको जान सकते हैं। मतलब सप्तऋषि तारा 7, जो एक साथ 7 तारा रहेंगे, ठीक है। अब कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड में क्या होता है, अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं। जैसे कि तारा में अपना ऊष्मा और प्रकाश होती है, सूर्य में भी अपना ऊष्मा और प्रकाश होती है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है देखते हैं। नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए, जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं वे क्या करते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और सूर्य या अन्य किसी तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं।
जो कि ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। अब परिभ्रमक का अर्थात क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सौर मंडल, जो कि हमारा पाठ का नाम ही है। तो सौर मंडल समझते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि सूर्य तो समझ गए, 8 ग्रह हम अभी देखेंगे, जो कि हमारा क्या क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सब है। ठीक है, प्लूटो है। ठीक है, तो और उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। और ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य या किसी दूसरे तारा तारा के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह होते हैं। और ये ग्रहों का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जो कि कई वर्ष पहले विस्फोटक के दौरान टूटकर वो वहाँ घूमते रहता है। ठीक ना? क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उल्का पिंड के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारे मिल करके क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है? सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। जैसे कि गांव का मुखिया एक होता है ना? वैसे ही सौर परिवार का एक मुखिया होता है। वो मुखिया क्या है? कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य के ही चारों ओर ये 8 ग्रह घूमते हैं, है कि नहीं? पहला हम लोग समझते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य होता है। ठीक है, यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। केंद्र मतलब बीच में स्थित होता है। सौरमंडल है, उसके बीच में स्थित होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के लगभग 109 गुना ज़्यादा होता है। व्यास मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वृत्त के केंद्र से होकर, जैसे कि वृत्त मतलब गोल, एक गोल सा कोई आकार है मान के चलिए, तो वृत्त के गोल के केंद्र से होकर गुजरने वाली वृत्त की परिधि, मतलब गोल जो है उसके किनारे किनारे जो लाइन है, वो उसे परिधि कहा जा रहा है। तो 2 बिंदु मान के चलिए, एक गोल जो है उसके एक साइड एक बिंदु, दूसरे साइड एक बिंदु, तो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जो है उसी को व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सूर्य का जो व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखते हैं। अब देखिए, सूर्य का खिंचाव बल, समझ रहे हैं ना? सूर्य का खिंचाव बल ही पृथ्वी को, सौरमंडल को बांधे रखे हैं। अगर सूर्य का खिंचाव बल नहीं होता तो क्या होता? हमारा जितने भी ग्रह हैं वो इधर उधर उड़ जाते, है कि नहीं? वो जो स्टेबल है, स्थिर, अपनी स्थिरता से अपनी अक्षों में घूम रहे हैं, कक्षों में, वो नहीं हो पाता, है कि नहीं? वो बैलेंस नहीं रह पाते। तो सूर्य का ही खिंचाव बल के कारण सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है। अब सौरमंडल में ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र साधन कौन है? सूर्य ही है। ठीक है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। पृथ्वी पर हम इतना तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, हीट को। ठीक है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। भले ही वो नज़दीक है, मतलब शुक्र है, नहीं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, तीसरा नंबर में है। ठीक है, भले ही वो नज़दीक है लेकिन बहुत दूर है। ठीक है, ये लगभग आप अभी देख पाएंगे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। परंतु पृथ्वी से हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब जानने योग्य बातें क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। जानने योग्य बातें, सूर्य से
क्या है, सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। समझ सकते हैं बात को। मतलब मान के चलिए एक रोटी लिए, उसको 4 टुकड़ा में विभक्त किए, बांट दिए। अब उसको एक टुकड़ा हम खा गए, तो क्या हो रहा है कि रोटी का एक एकवा मतलब एक हिस्सा ही हम खाए। उसी तरह सूर्य का जो ऊर्जा है वो मान के चलिए 2 अरबवां हिस्सा में बांटा गया है, तो 2 अरबवां हिस्सा ही आ रहा है। समझ सकते हैं, ठीक है। 2 अरबवां हिस्सा, अगर पूरा हिस्सा आ जाए तो क्या होगा पृथ्वी का, 2 अरबवां हिस्सा, मतलब 2 अरब हिस्सा में उसको बांट दिया गया है, और वो हिस्सा आ रहा है, इतना छोटा सा हिस्सा आ रहा है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है। कितना प्रतिशत, 100 में से 48% ही काम आता है, और शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो जाता है, लौट जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा सौरमंडल है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। सूर्य क्या है, शक्तिशाली का भंडार है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है, ठीक ना। ये क्या चीज़ का इसका में विशाल भंडार है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः कैसे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है, ठीक है। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटा क्रम इस प्रकार है। अब आकार के अनुसार, वो क्या था, दूरी के अनुसार, अब आकार के अनुसार सबसे बड़ा आकार किसका होता है, बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना। ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है। देखिए, ग्रहों को आकार और दूरी के अनुसार अंदर का ग्रह और बाहर का ग्रह में बांटा गया है। आंतरिक मतलब अंदर का ग्रह, बाह्य ग्रह मतलब बाहर का ग्रह में बांटा गया है। तो देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। ये क्या है, अंदर का ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य से नज़दीक है, आकार में छोटे तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। ये क्या है, चट्टानों से बने हुए हैं, जिसके कारण ये काफ़ी भारी है। अब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं, मतलब बाहर के ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर स्थित हैं, ये तो सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने हैं। ये दूर भी स्थित है, आकार में बड़े भी हैं और गैस से बने हुए हैं, जिसके कारण ये क्या है, हल्के हैं। और आंतरिक वाले जो ग्रह थे क्या क्या से बने हुए थे, चट्टानों से बने हुए थे, इसी कारण से वे भारी थे। और ये गैसों से बने हुए हैं, जिसके कारण ये क्या हैं, हल्के हैं। अब सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित रास्ता पर, पथ मतलब रास्ता पर चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अब दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, यह एक ऐसी आकृति मतलब आकार है जो एक वृत्त को फैलाकर बनाई जाती है, जैसे कि अंडा के जैसा, ठीक है ना। वृत्त मतलब गोल, अंडा के जैसा आकार है हमारा पृथ्वी, ठीक है। आगे देखते हैं, बुध, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मर्क्यूरी। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है कि नहीं। यह आकार में सबसे छोटा है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। केवल एक कितना कितना दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है सूर्य का, 88 दिन में ही पूरा चक्कर लगा लेता है। वही पृथ्वी कितना दिन में लगाता है, 365 दिन में, ठीक ना। शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से
छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, मैंने बता दिया है आकार और दूरी के अनुसार सारा ग्रह का स्थान। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो शुक्र है ये छठवां स्थान पर है आकार के हिसाब से, और दूरी के अनुसार दूसरा स्थान पर है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, और साथ ही इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही है, मतलब पृथ्वी के जैसा ही है आकार और आकृति, आकार एवं आकृति में, ठीक ना। यह ग्रह सूर्योदय मतलब सूरज उगने के बाद सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त सूरज डूबना, ठीक ना। सूर्यास्त मतलब सूरज डूबना, सूर्यास्त के पश्चात सूरज डूबने के बाद देखा जा सकता है, मतलब सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद इसे देखा जा सकता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। किसे? शुक्र को, ठीक है। तो शुक्र के बारे में हमने पढ़ लिया। यह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है और आकार की दृष्टि में छठवां सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है क्योंकि ये लगभग समान है पृथ्वी के आकार से, ठीक है। और इसे सुबह का तारा और शाम का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कब देखना मुमकिन है? सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के बाद, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। ये क्या है? पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। स्थलीय धरातल वाला मतलब इसमें भी जमीन है, ठीक ना, स्थलीय है, ठीक है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। क्या कहना चाह रहा है कि इसका घूर्णन काल जो मतलब पृथ्वी का घूर्णन काल क्या होता है? अपनी जगह वो 24 घंटा में एक बार घूमती है और सूर्य की चारों ओर कितने दिन में घूमती है? 365 दिन में। तो यही सेम घूर्णन काल किसका होता है? हमारा मंगल ग्रह का, ठीक ना। और मौसमी चक्र मतलब जिस तरह यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु आते हैं उसी तरह मंगल ग्रह में भी आते हैं, ठीक है। अब बृहस्पति को पढ़ते हैं हम लोग। बृहस्पति ग्रह यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है पूछा जाएगा तो बृहस्पति ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है, ठीक है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। मतलब उपग्रह मतलब क्या? ग्रहों के चारों ओर जो घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। तो बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह भी है। इसकी संख्या कितनी है? कितना है उपग्रह? 67 गो है, ठीक है। अब शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। ये क्या है? सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। क्या है ये? सूर्य से दूरी के अनुसार छठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। शनि के 62 उपग्रह है। देखिए बृहस्पति के कितने थे? 67 और इसके 62, ठीक है। जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। हमारा सूर्य तारा का निर्माण भी किससे हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक ना। तो शनि ग्रह का भी रचना किससे हुआ है? 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, एमोनियम तथा पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। यूरेनस के चारों ओर छल्ला है, ठीक है। जो छल्ला के देख लीजिए, देखिए गोल गोल जो किनारे किनारे जो दिख रहा है वो छल्ला बोला जा रहा है उसे, ठीक है।
तो देखिए शनि में भी चल रहा है और यूरेनस में भी चल रहा है कि नहीं? तो इसी को कहा जा रहा है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। देखिए 7वां ग्रह है कि नहीं, देख लीजिए। शुक्र पहला, बुध पहला हो गया, शुक्र दूसरा, अर्थ तीसरा, पृथ्वी तीसरा हो गया, मंगल चौथा, बृहस्पति पांचवा और शनि छठवां और यूरेनस 7वां ग्रह है। ठीक है, समझ गए? अब आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। दूसरा कौन है? शनि। और तीसरा कौन है? यूरेनस। अब देखिए विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। किसने खोज की थी? यूरेनस ग्रह का विलियम हर्शल ने। ठीक है, अब नेपच्यून के बारे में पढ़ते हैं। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है, मतलब यूरेनस के समान है, एक आकार का है, एक ही जैसा है। ठीक है, आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। ये चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, सीरीज तथा प्लूटो बौने ग्रह है। ये क्या माना गया इन्हें? किसे किसे? सीरीज तथा प्लूटो को बौने ग्रह माना गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी। आकार की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से ये सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है। मैंने बताया था ना, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, अंदर का ग्रह और बाहर का ग्रह। तो अंदर का ग्रह में ये आता है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश, मतलब पूरा प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार, मतलब एक जैसा आकार है सब तरफ से जाया जाए तो। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब जीवन के लिए एक अच्छा परिस्थिति, अच्छा स्थिति केवल कहाँ संभव है? पृथ्वी पर ही है जीवन जीने के लिए। ठीक ना, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, हम लोग पढ़े थे ना कि शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक ना, तो ये पृथ्वी जो है वो ना ही गर्म है ना ही ठंडी होती है। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है यहाँ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत, मतलब अनोखा ग्रह माना जाता है। ठीक ना, तो आंतरिक से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्यों दिखाई देती है नीले कलर की? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ठीक है, इसलिए इन्हें नीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। और सूर्य को, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो कौन है? चंद्रमा। उपग्रह मतलब समझ रहे हैं ना, जो ग्रहों की चारों ओर घूमता है। और ग्रह का मतलब समझ रहे हैं ना, जो पृथ्वी या अन्य तारों के चारों ओर घूमता है। ठीक है, क्लियर है? इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास मतलब मैंने बता दिया है, एक गोल सा मान के चलिए आकार है। तो ये जो लाइन है गोल का, वो एक बिंदु, इस लाइन गोल का एक लाइन के तरफ एक बिंदु बना दीजिए, दूसरे साइड के तरफ एक बिंदु बना दीजिए। वो वृत्त से, वृत्त मतलब गोल का ये जो लाइन बनेगा, ये पूरा लाइन का जो दूरी होता है यही व्यास होता है। ठीक है, तो
ये क्या क्या होता है, 1/4 है, ठीक ना। इसका व्यास, किसका व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है, मतलब बहुत छोटा है, ठीक ना। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, लेकिन ये इसलिए इतना बड़ा प्रतीत होता है, दिखता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक में है, क्योंकि ये पृथ्वी क्या पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये अन्य खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड से काफ़ी नज़दीक है, इसी कारण से ये हमें बड़ा दिखता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये कितना लगभग कितना दूर में है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी में ही है, और सूर्य कितना दूर में है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर में है, ठीक ना। चंद्रमा सूर्य का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर देता है। कितना दिनों में पूरा कर देता है, 1 महीना से भी कम लगता है, ठीक ना। 27 दिन में ही पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसीलिए हमें एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए, चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा हमारे निवास के लिए, रहने के लिए अनुकूल मतलब सही नहीं है, हमारे रहने के लिए सही नहीं है, ठीक है। यहाँ ना पानी है ना और ना वायु है, ना पानी है ना हवा है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। उसकी सतह, चंद्रमा का जो सतह है वहाँ क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, ठीक ना। ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जो कि छाया बनाते हैं, ठीक है। पूर्णिमा के दिन रात में, पूर्णिमा का दिन जो दिन होता है, उस दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को, चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के किरणों को ये पृथ्वी पर परावर्तित करता है। जैसे कि सूर्य, पहले तो ऊपर सूर्य है, फिर चंद्रमा, चंद्रमा चारों ओर घूम रहा है पृथ्वी के, ठीक ना। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो सूर्य से जो चंद्रमा पर प्रकाश पड़ती है उसी को ही परावर्तित मतलब लौटा देती है, किस पे, पृथ्वी पे, ठीक ना। जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। रात में जो प्रकाश मिलता है वो कैसे मिलता है, सूर्य का प्रकाश को ही चंद्रमा परावर्तित कर देती है, लौटा देती है, कहाँ पर, पृथ्वी पर, ठीक है। अब हम लोग ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अंधविश्वास भी बना हुआ है ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, हमारा अंधविश्वास भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ग्रहण खगोलीय घटना है। ये क्या है, खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण, परिक्रमण अवस्था मतलब घूमने की जो अवस्था है, पृथ्वी और चंद्रमा जो घूमती है, क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, ठीक है। और पृथ्वी तो खुद घूम रही है पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर, ठीक है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, पृथ्वी और चंद्रमा के घूमने के कारण, ठीक है। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से 2 प्रकार हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स, और सूर्य ग्रहण को सोलर एक्लिप्स, ठीक है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, ठीक है। अगर पृथ्वी आ गया सूरज और चंद्रमा के बीच में, तो पृथ्वी का छाया किस में पड़ने लगेगा, चंद्रमा पर पड़ने लगेगा। तो इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, वहाँ क्या हो रहा था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रहा था, यहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जा रहा है। जब बीच में चंद्रमा आ रहा है तो चंद्रमा का छाया किस में पड़ेगा, पृथ्वी में पड़ेगा, ठीक ना। इसके कारण सूर्य का आंशिक आधा भाग, सूर्य का आधा भाग पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए पूरा भाग नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक ना।
अब मान के चलिए सूरज एवं पृथ्वी के बीच में चाँद आ गया, तो पूरा भाग तो नहीं दिखेगा सूरज का, तो लगता है कि सूरज को कोई चीज़ निगल जा रहा है कि नहीं? और ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति कब होता है? अमावस्या के दिन में होती है। ठीक है, तो जानने योग्य बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। जानने योग्य बातें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, सोच सकते हो। प्रकाश जो आती है सूर्य से पृथ्वी की ओर, तो वो कितना स्पीड होता है उसका? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। अगर हम लोग बाइक से भी जाते हैं, अगर 1 किलोमीटर भी जाते हैं, ठीक ना, तो कितना देर लगता है? ज़रूर 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट, बाइक से भी जाते हैं तो, ठीक ना, 5 मिनट। और इसको कितना लग रही है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर होती है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। अब देखिए, इस गति के बावजूद, मतलब इतना स्पीड गति करता है, जाता है, इतना स्पीड इसका चलने का, प्रकाश का जाने का ये है, फिर भी में क्या होता है कि इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है। सोचो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, फिर भी में इसको समय लग जा रहा है 8 मिनट पृथ्वी तक पहुंचने में। तो कितना दूरी हो सकता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में? तभी तो ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के कारण ही ये 8 मिनट लगती है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। क्या बोल रहा है? जबकि चंद्रमा से पृथ्वी में प्रकाश जाने में कितना सेकेंड लगता है? मात्र 1.3 सेकेंड। ठीक है, और वही सूर्य से पृथ्वी में प्रकाश आने में 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट कुछ 20 सेकेंड है, लेकिन चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं 8 मिनट। ठीक है, आगे क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त, मतलब तारों, जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं और उपग्रह हैं, उसके अलावा भी असंख्य, मतलब अनगिनत छोटे छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तारा, ग्रह और उपग्रह के अलावा भी बहुत सारे अनगिनत क्या है, छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। अब उल्का पिंड हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये आकार में ग्रहों से छोटे, ग्रह जो है हमारे जितने भी 8 ग्रह हैं उससे तो छोटा होता है, लेकिन उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है ये। ठीक है, कौन? क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। ये ग्रह का ही एक छोटा सा भाग होता है, लेकिन क्या होता है, कई वर्ष पहले जो विस्फोट होने के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो जाता है। ठीक ना, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमता रहता है। उसके बीच में इसका कक्ष होता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, उल्का पिंड अब हम लोग पढ़ते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए, मतलब बहुत अधिक स्पीड से जाते हुए, अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, आप कभी देखे होंगे आकाश में रात में जो हम लोग कहते हैं कि तारा गिर रहा है ना, वही होता है पिंड, उल्का होता है। ठीक है ना, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर जाता है ना, एक ओर से दूसरी ओर बहुत अधिक स्पीड में पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक ना, उन्हें उल्का कहते हैं। और वही उल्का का अंश वायुमंडल में जलने से बचकर, वायुमंडल में ना जल करके वो पृथ्वी पर तक पहुंच जाता है, उसे ही उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अब जानने योग्य बातें क्या हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी में 945 किलोमीटर की व्यास वाला सीरीज नामक एक बौना ग्रह है। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह में
क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी में, जो पट्टी कहाँ पर है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। तो यहाँ पर एक 945 किलोमीटर वाला व्यास वाला एक ग्रह पाया गया है, सीरीज, ठीक ना, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। स्वयं का, अपने आप का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार का हो गया है। देखिए क्षुद्र ग्रह कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन वो खुद का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो गोल आकार हो गया है, गोल आकार का हो गया है, ठीक है। तब हम लोग पढ़ते हैं आकाशगंगा। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, लाखों तारों का समूह। जो हम लोग रात में, आप कभी आसमान में देखोगे, क्या है, खुले आकाश में जब देखोगे तो एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी, ठीक ना, लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगाएं कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही क्या है, एक भाग है, छोटा सा भाग है। सौरमंडल हमारा आकाश गंगा का ही एक छोटा सा भाग है। प्राचीन काल में, पहले बहुत प्राचीन काल में, पुराने समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। क्या से की गई थी? आकाश में एक बहती नदी, आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा हो गया। गंगा नदी का नाम से जोड़ दिया गया, ठीक ना, आकाश और गंगा के नाम से जोड़ दिया, क्योंकि प्रकाश का एक बहता हुआ नदी के कारण इन्हें लग रहा था, तो इसीलिए आकाश गंगा इसका नाम पड़ गया। आकाश गंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर पूरे सौरमंडल के चक्कर के क्षेत्रफल को 1 रुपये का सिक्का जितना समझ लिया जाए, मान के चलो पूरा सौरमंडल का चक्कर आप लगा लिए, उसको 1 रुपया समझा जाए तो तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल लगभग 1.5 गुना होगा, ठीक ना। मतलब कितना क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,84,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 32,84,262 वर्ग किलोमीटर। शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन लगभग इतना ही है। तो समझ सकते हैं इसके इतना के 1.5 गुना हो जाएगा। समझ सकते हैं सौरमंडल का पूरा चक्कर लगाने पर अगर 1 रुपया मान रहे हैं तो ये कितना, आकाशगंगा कितना बड़ा है? 32 लाख। समझ रहे हैं कितना बड़ा है? एक छोटा सा अंश है सौरमंडल, समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और सौरमंडल में भी हम लोग नहीं रहे हैं, एक पृथ्वी में रह रहे हैं, ठीक है। अब पृथ्वी में भी नहीं, एक छोटा सा गांव में, मोहल्ला में रह रहे हैं, ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, ठीक है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड इतना ही बड़ा है जिसे हम लोग कल्पना भी कर नहीं सकते हैं, कल्पना करना भी अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अभी भी वैज्ञानिक पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं, अभी भी एकत्रित कर ही रहे हैं जानकारी, ठीक ना, ब्रह्मांड के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। देखिए, बुध और शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक। सूर्य का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा है, कितना है? 67, हमने पढ़ा था, 67 उपग्रह है। बृहस्पति का सर्वाधिक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनेमिड है, जो कि बृहस्पति का है, ठीक है। और एक था जो कि किसका था? शनि ग्रह का था, उसका नाम था टाइटन, ठीक है।
बृहस्पति का ही है उपग्रह, ठीक है। अब मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? तकनीकी विकास के कारण टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब जितने हम लोग को फ़ोन, जितने भी जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग बात कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने भी तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूर संचार मतलब दूसरे से संचार करने के लिए, एक दूसरे की बातों को रखने के लिए बिना गए, ठीक है ना, एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है, ठीक ना। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है। ये कृत्रिम मतलब ये मानव द्वारा बनाया गया है, ये खुद से नहीं तैयार हुआ है। जैसे कि सूर्य का उपग्रह हमारा चंद्रमा जो है वो कृत्रिम नहीं है, उसे मानव द्वारा बनाया नहीं गया है, ठीक है। वो सौरमंडल का एक भाग है, लेकिन ये जो है मानव निर्मित उपग्रह, ये मानव द्वारा बनाए गए हैं, ये कृत्रिम पिंड है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार मतलब एक दूसरे से बात करने, बिना गए एक दूसरे से बात करने के लिए भी किया जाता है। इन उपग्रह को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। प्रक्षेपण यान मतलब लॉन्च करने वाला एक मशीन होता है, जिससे उसको भेजा जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है ना, भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। और पृथ्वी की कक्षा में, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो पृथ्वी की कक्षा में उसे स्थापित किया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह क्या क्या है? अंतरिक्ष में जो उपस्थित है भारतीय उपग्रह वो क्या क्या है? पृथ्वी के चारों ओर ये भी घूमते हैं अंतरिक्ष हमारे। अब देखिए क्या क्या है भारतीय उपग्रह? इनसेट, एडूसैट, IRS इत्यादि, ये सब हमारे उपग्रह है जो कि मानव निर्मित है, ठीक है। और चंद्रमा क्या है? वो मानव निर्मित नहीं है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 ईस्वी में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। चंद्रमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए क्या किया गया था? 2008 में एक उपग्रह भेजा गया था, वो क्या नाम था उसका? चंद्रयान प्रथम मतलब चंद्रयान 1, और दूसरा 2019 में भेजा गया था, उसका क्या नाम था? चंद्रयान 2, ठीक। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, इन जितने भी मानव निर्मित उपग्रह है इसका उपयोग किस लिए होता है? यूज किस लिए होता है? रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजना मतलब सैनिकों के काम में भी किया जाता है, के लिए भी इन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जानने योग्य बातें। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह क्या था? पूरा पृथ्वी का सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जो कि सोवियत संघ, अमेरिका द्वारा सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में अभी उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूस कहते हैं, के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। सोचिए, रूस सबसे पहले बनाया था उपग्रह, ठीक है, जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग प्रमुख शब्द को। अमावस्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यू मून डे। और पूर्णिमा को क्या कहते हैं? फुल मून डे, ठीक है। खगोलीय पिंड को कैलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। नक्षत्र मंडल को कॉन्स्टेलेशंस, बाह्य ग्रह को आउटर प्लैनेट्स, क्षुद्र तारा को पोल स्टार, गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रह को प्लैनेट, भू आब को जियोइड, नीला ग्रह को ब्लू प्लैनेट, आंतरिक ग्रह को इनर प्लैनेट्स, उल्का को मेटियोर्स, तारा को स्टार, चंद्रमा को मून कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हम लोग अभ्यास कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न खाली स्थान जो है वो देखते हैं हम लोग। क्षुद्र ग्रह खाली स्थान ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह
किस किस ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है? हमने पढ़ा था मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। तो पहला का उत्तर क्या होगा? खाली स्थान में क्या होगा? मंगल ग्रह, और दूसरे खाली स्थान में बृहस्पति ग्रह होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से खाली स्थान सबसे नजदीक का ग्रह है, कौन है सबसे नजदीक का ग्रह? बुध ग्रह। ठीक ना। सौर मंडल का खाली स्थान सबसे बड़ा ग्रह है, कौन है सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का? बृहस्पति ग्रह। ठीक है। ध्रुव तारा से हमें खाली स्थान दिशा का पता चलता है। ध्रुव तारा से किस दिशा का पता चलता है? उत्तर दिशा का। ठीक ना। अब दूसरा, सही उत्तर को चिन्हित करके लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक ग्रह तीसरा नंबर में कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? हमने पढ़ा था 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है या संतरे के जैसा है? भू आभ है या सेब का आकार का है? भू आभ है। ठीक है, भू आभ मतलब पृथ्वी का समान आकार। चौथा क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं कि नीला ग्रह कि पीला ग्रह कि लाल ग्रह? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 2/3 सतह पर क्या है? जल है। ठीक है, तो 2 का नीला ग्रह आंसर हो गया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन का क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, एक वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। ठीक है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह किसे कहते हैं? चलिए हम लोग जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा मतलब घूमते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है। फिर अब चौथा क्वेश्चन क्या है? ग्रह और तारा में क्या अंतर है? ग्रह और तारा में क्या अंतर है बोल रहा है। ठीक है, तो ग्रह के बारे में तो मैंने अभी बता दिया। तारा लेकिन एक अंतर बताने बोल रहा है। ठीक ना। तो तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, लेकिन ग्रह में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। यही एक मेन कारण है। ठीक ना। तारा और ग्रह के बीच में तारा का अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह का अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ठीक। अब ई नंबर में क्या है देखिए। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, जीवन जीना संभव है। क्योंकि पृथ्वी ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी आवश्यक गैस पाई जाती है। साथ ही पानी भी उपस्थित है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ई नंबर हो गया। अब देखते हैं हम लोग लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव निर्मित जो उपग्रह है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग, देखते हैं। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार की खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया। क्या किया? तकनीकी विकास के लिए। ठीक ना। जितने भी टेलीफोन, टेलीविज़न, जितने भी है हमारे इंटरनेट चलाने के लिए तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए क्या किया? दूरसंचार मतलब एक दूसरों से बात करना बिना गए, और खोज के लिए जैसे कि ब्रह्मांड में और क्या क्या है ये सब का खोज संबंधित कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया, बनाया। ठीक ना। जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी की संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में और दूसरा क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह
लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न क्या है? सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या अंतर है। हाँ, सौरमंडल के आंतरिक ग्रह पृथ्वी, शुक्र, बुध और मंगल हैं, ठीक है। और बाह्य ग्रह क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होने के कारण भारी होते हैं और वही बाह्य ग्रह गैसों से बने होने के कारण हल्के होते हैं। तो हमारा लघु प्रश्न लघु उत्तरीय था, इसीलिए हमने छोटा ही लिखा, ठीक है। अब दूसरा, अंतर बताएं। पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर बताना है। तो देखते हैं पूर्णिमा और अमावस्या, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां का ए। चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। चंद्रमा क्या करता है? विभिन्न समय में अलग अलग दिखता है। दिखता है कि नहीं? चंद्रमा एक जैसा कभी दिखता है? हर समय अलग अलग दिखता है, हर दिन अलग अलग दिखता है। पूर्ण चंद्र को महीने में एक बार ही देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है, ठीक है। तो पूर्ण चंद्रमा को एक बार ही देखा जाता है, तो वही पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिनों के पश्चात, 15 दिनों के बाद इस स्थिति में, इस परिस्थिति में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, उस आकार में बदलाव हो जाता है, बदलाव दिखता है। क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग, चंद्रमा का जो काला भाग है पृथ्वी की तरफ होता है, ठीक है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा में अंतर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंतर बताएं में, ग्रह और उपग्रह में अंतर बताएं। ग्रह क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमता है। उपग्रह क्या होता है? ग्रहों के चारों ओर घूमता है। तो देखते हैं बी नंबर, 5वां का बी। ग्रह सूर्य या अन्य किसी तारों के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। अब छठा, कारण बताइए, कारण बताएं। पृथ्वी एक नीला है, इसका कारण बताएं, क्यों नीला है? छठा नंबर, पृथ्वी ऊपर से नीला है, नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी का 2/3 सतह में जल है। क्या है? जल है, जिसके कारण वो नीला दिखाई पड़ता है। छठा का अब भी देखेंगे क्या क्वेश्चन है। पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है, क्यों? कारण बताइए। अनोखा ग्रह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी आवश्यक गैस पाई जाती है, साथ ही पानी भी उपस्थित है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन कीजिए। सौरमंडल किसे कहते हैं वो भी वर्णन करना है, साथ ही उनके सदस्यों का भी वर्णन करना है, ठीक ना। तो हम लोग जाते हैं 7वां नंबर में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये तो हम लोग जान रहे हैं। क्या क्या मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र, उल्का पिंड, ये मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक। सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य है। सूर्य का खिंचाव बल ही सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक ना। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मात्र साधन है। सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, क्या क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं, ठीक है। इनमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ब्रह्मांड किसे कहते हैं ये भी बताना है और चित्र भी बनाना है। तो चलते हैं हम लोग उत्तर की ओर। हाँ, क्या है उत्तर? खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी, लाखों तारों का समूह। कितने तारों का? लाखों तारों का समूह। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है, ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है।
इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं, देखिए अब आकाशगंगा क्या है, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की प्रणाली है। अब इसी तरह का लाखों आकाशगंगाएं मिल करके क्या बनाता है, ब्रह्मांड का बनाता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो ब्रह्मांड का हम लोग फोटो देख सकते हैं, इसका चित्र देख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, योजना कार्य। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पहला नंबर, अपने शिक्षक की सहायता से सौरमंडल का एक चार्ट तैयार कीजिए। शिक्षक के सहायता से क्या करना है, एक सौरमंडल तैयार करना है। सौरमंडल ये वाला आपको बना लेना है, सौरमंडल है आपका ये सौरमंडल तैयार कर लेना है एक चार्ट में, ठीक ना। सूर्य को दिखाना है, बुध को दिखाना है, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को, ठीक है, शनि को, यूरेनस को, नेपच्यून को, ये सबको दिखाना है चार्ट में। अब क्या करना है कि उसमें स्थित सूर्य ग्रह उपग्रह की तुलना कीजिए। आप उसमें जो स्थित है सूर्य ग्रह उपग्रह है उसको तुलना करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींचिए। खींचते हुए ध्रुव तारा को इंगित कीजिए। तो ये वाला ड्राइंग बना दीजिएगा आप, जिसमें एक बच्ची देख रही थी ऊपर। हाँ देखिए, ये 7 तारे हैं, ये जो 7 तारे हैं इसे क्या करना है आपको, एक लाइन बना देना है, ठीक है। अब क्या लास्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रहण संबंधी अंधविश्वास पर कक्षा में शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए। ग्रहण से संबंधित जो भी अंधविश्वास था उसके बारे में अपने शिक्षक से, टीचर से चर्चा कीजिए। तो ग्रहण क्या है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि एक पृथ्वी और चंद्रमा का घूर्णन का जो स्थिति होता है वही ग्रहण होता है। जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य पे छाया पड़ने लगता है, ठीक ना। तो चांद का जो छाया पड़ा सूर्य पर, इसलिए चंद्र ग्रहण कह देते हैं। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, ठीक ना, तो पृथ्वी का छाया चंद्रमा पे पड़ने लगता है तो उसे सूर्य ग्रहण कह देते हैं, ठीक ना। तो यही होता है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो क्या है, एक घूर्णन का स्थिति है, ठीक ना। तो आप बने रहिए और हम लोग हर चैप्टर को, हर पाठ को इसी तरह पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है समझ ही अंतिम उद्देश्य। हम किसी परीक्षा को पास होने के लिए या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, समझ के लिए पढ़ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं मनुष्य और जानवर में एक ही अंतर है, समझ का। इंसान के पास ही समझ होता है, मनुष्य के पास ही समझ होता है, जानवर के पास नहीं होता है। और हमें अपनी समझ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। और हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक का जितने भी पुस्तक हैं, सारे पुस्तकों को, हर एक विषय को एक एक लाइन बाय लाइन समझेंगे, अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। और आप बने रहिए और रेगुलर रहिए, है ना। नमस्कार।